2007-8 में लादी गैंग बना, जब एक मतलब फौज से सिविल गवर्नमेंट को, मुशर्रफ की गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को ये चीज़ें शिफ्ट हो रही थी, ये उस वक्त बना। और मज़े की चीज़ एक और ये है कि इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री से बता लेना। इनको जो मेजर जो फाइनेंस किया जा रहा है वो डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री कर रही है। अब आप ये चीज़ देखें कि डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री शायद 13 सालों से इनको बते दे रही है। 2014 के बीच में एक ये इस तरह की भी हुआ था कि इन्होंने लादी गैंग ने सरेंडर किया था उस टाइम, क्योंकि इन्होंने डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री के कुछ एम्प्लॉयज़ किडनैप कर लिए थे तवान के लिए, और उसके बाद जब फौज वहाँ पे इन्वॉल्व हुई तो इन्होंने वो वापस भी कर दिया, उन्होंने सरेंडर भी कर लिया। ये देखिए जैसे लादी गैंग है, अभी पहले छोटू गैंग था, तो इस तरह के बहुत सारे गैंग्स आते हैं, तो लोगों को उस वक्त पता चलता है जब चीज़ें मीडिया में आती हैं ना। तो इसका बैकग्राउंड हमें ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बनता क्यों है। मतलब पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, एक अचानक ही एक स्टेट विद इन अ स्टेट एक बन के एक छोटा सा गैंग निकल आता है जो यकदम इतनी ज़्यादा वो मतलब उसकी प्रोफाइलिंग हो जाती है कि यार ये तो मतलब ये क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, मतलब जो डीजी खान या राजनपुर, ये जो कच्चे का एरिया जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, ये असल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्यों पैदा हुई और मतलब क्या इसमें मसले थे, वो इस चीज़ को अगर आप देखें ना शुरू से, तो ये मसले शुरू होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। उन लोगों ने, गोरों ने जब आए यहाँ पे, उन्होंने अपने हिसाब से ट्राइबल बेल्ट को डील करना था। उन्होंने यहाँ पे एक एक्ट 1904 का वो नाफिज किया जिसके तहत आपने लिवीज़ का नाम सुना होगा, बलोच लिवीज़। फिर आपने ये भी सुना होगा कि जी अच्छा जी ये लिवीज़ वाले हैं वहाँ पे तो कभी किसी ने सोचा नहीं हुआ कि लिवीज़ वाले हैं कौन। तो देखें, इसी तरह बलूचिस्तान के बीच में लिवीज़ फोर्स एक बनाएगी, इसी तरह पंजाब के बीच में उस बॉर्डर एक्ट के तहत पंजाब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, ये उन्होंने एक बनाया। अब इनका बनाने का मकसद ये था कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन कर सके, लिहाजा उन्होंने वहाँ के लोकल बंदे ही भर्ती करके, उनको वर्दियाँ पहना के, उनको बंदूकें दे के वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए खड़ा कर दिया कि जी आप लोकल है, आप ही समझ सकते हैं और आप ही इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप अपनी क्लियर करें। और जब ये आफ्टर पार्टीशन जब पाकिस्तान बना तो ये ट्राइबल जो लोग थे, जितने भी लैंडलॉर्ड थे, वो एज इट इज़ की बुनियाद पे पाकिस्तान में शामिल हुए और एक अनरिटन मुआहदा था जो कि वर्बल अरेंजमेंट्स थी सारी। उन्हें कहा जी आप हमें छेड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ मिल जाते हैं लेकिन आप हमें छेड़ेंगे नहीं, हमारे सिस्टम्स प्रॉब्लम्स सारे के सारे जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह हम कर रहे हैं हम उसी तरह करेंगे। तो फिर नोबडी बॉदर्स, किसी ने बॉदर ही नहीं किया, वो बस फिर इसी तरह चलते रहे, जो कि आज तक भी यानी 2021 तक भी ये सेम सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की चल रही है कि वहाँ पे लोकल बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ही चल रही है पंजाब में, और बलूचिस्तान में भी लिवीज वाले ही उसको कर रहे हैं, जिनको ना पैसे मिलते हैं ना उनको कोई फैसिलिटीज़ हैं। हाँ, वेपन्स बस वो मतलब लोकल जो ट्राइबल लॉर्ड्स हैं वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं, और जाहिर है जब उनके पास इन चीज़ों के रिसोर्सेज मीट करने के पैसे नहीं होंगे तो लोकल जो ट्राइबल लॉर्ड्स हैं वो उनके हाथों इस्तेमाल होंगे ना। जब लोकल ट्राइबल लॉर्ड्स के हाथों इस्तेमाल होंगे तो वो अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करेंगे, फिर जिसका जितना पावर होगा वो उसी हिसाब से उनको फिर यूज़ करेगा। तो ये सेम सिचुएशन इसी तरह की आ रही है। और अब आप नोट करेंगे, कोई भी मेंबर का सरगोना सिवाय छोटू गैंग के ये कोई भी जिंदा नहीं पकड़ा जाता। वो इसलिए जिंदा नहीं पकड़ा जाता क्योंकि उसको मतलब इस लेवल पे ले आया जाता है कि बस उसको मार दिया जाए, ताकि वो जितने भी जो सीक्रेट्स हैं जो पॉलिटिशियंस के, लोकल ट्राइबल लॉर्ड्स के, वो दफन के दफन रह जाए। और एक नया बंदा आ जाए और फिर एक नए सिरे से स्टोरी चलते, ताकि लोकल ट्राइबल लॉर्ड्स को भी तो अपने रेट कायम करने के लिए ये लोग चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी अपने रेट कायम करने के लिए इस तरह के लोग चाहिए होते हैं जो पेड असैसिन्स या मर्सनरीज टाइप के आप कर लें। तो पॉइंट इज कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे क्यों ख़राब होती है? इसलिए ख़राब होती है क्योंकि वहाँ पे सिविल गवर्नमेंट की कोई रेट नहीं है, वहाँ पे आपकी जो लोकल पुलिसिंग है, जो पुलिस का जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। इसीलिए पुलिस वाले बेचारे वहाँ पे जाके नहीं कामयाब हो सकते क्योंकि उनका तो है ही कोई नहीं है। तो वो बात है कि आप एक मैदान से बंदे को उठा के दूसरे मुल्क के किसी जंगल में फेंक देंगे, लो जी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप ठीक करें, तो उसको तो डायमेंशंस का नहीं पता, उसको लोकल एरिया का नहीं पता। फिर डीजी खान राजनपुर जैसा जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे उसका जो लोकल लोग हैं वही बड़ी मुश्किल से उनको चीज़ें समझ आती हैं। तो एक दूसरे लैंड डिस्ट्रिक्ट से ले उठा के आप पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में किसी को फेंक देंगे तो वो नहीं सक्सेसफुल हो सकते।
अब आ जाए इसके ऊपर कि सबसे ये कि जब उन्होंने लोकल भर्ती की, मतलब सारा कुछ किया, तो उसके बाद मतलब वो उसको आगे कैसे लेके चले। आपको ये पता होना चाहिए कि देखें 4 मेजर ट्राइब्स हैं वहाँ पे, जो डीजी खान और राजनपुर वाले इलाके में, खोसे हैं, लगारी हैं, बुजदार्स हैं, ये इस तरह के मेजर ट्राइब्स हैं। अब वहाँ पे अचानक क्या ऐसा हुआ, अचानक ये हुआ कि जब करंट गवर्नमेंट आई, खैर पहले भी गवर्नमेंट ये करती रही है, लेकिन अभी वाली गवर्नमेंट ने ज़रा, चूँकि वो जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो पंजाब के उस वाले इलाके के हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई को एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट दे दी जिसको कहा जाता है रिसालदार। रिसालदार मीन्स सॉर्ट ऑफ डीएसपी। अब जब बुजदार कबीले ने अपना रिसालदार बनाया तो खोसा फैमिली ने भी अपना रिसालदार बनाया। इसी तरह फिर लगारी फैमिली ने भी कहा कि जी अपना रिसालदार हम बनाएंगे। तो ये 4 मेजर कबीले हैं जिन्होंने अपने 4 रिसालदार पॉलिटिकली बना लिए। अब देखिए रिसालदार जो होता है वो बेसिकली कमांडेंट होता है किसी भी लोकल पुलिस का। ये मैं डीजी खान और राजनपुर के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब जब वो रिसालदार ये है तो अब इनका कमांडेंट कौन होगा, उस इलाके का डिप्टी कमिश्नर। तो आप नोट करेंगे कोई भी इन इलाकों का जो डिप्टी कमिश्नर है, जो कमिश्नर है, वो कभी भी अपनी आउटपुट नहीं दे सकता, कभी भी वो इस तरह का वो नहीं रिजल्ट दे सकता जो कि दूसरे एरिया, जो ऑर्गेनाइज्ड एरियाज है, लाहौर हो गया, गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, लाइक फैसलाबाद, मुल्तान हो गया, भालपुर हो गया, इन रीजन्स के जो के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि लोकल पुलिसिंग सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। लोगों को डर लगता है कि अगर कोई क्राइम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। जब ये इन 4 मेजर ट्राइब्स ने अपने अपने रिसालदार बना लिए तो जो लोकल ट्राइबल लॉर्ड्स थे वो जरा थोड़े से लाइक ऑफेंड हुए, गुस्से में आए कि यार ये कहां से आ गए। इसकी वजह से फिर उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर हमले कराना शुरू किए, एक दूसरे के कबीले को कमजोर करने के लिए। अब आप इस चीज पे देखें कि डीजी खान आपका छोटा एरिया नहीं है, तकरीबन 40 किलोमीटर इन लेंथ आप इसको देख लें, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 6-7 हज़ार मुरबा इसका मीटर इसका टोटल एरिया होगा। लेकिन एरिया भी लैंड नहीं है, ये हिल्स और माउंटेन्स पे है। तकरीबन 2.5 लाख रफली आबादी है इसकी। और यहाँ पे एक मेजर फैक्ट्री है, वो डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2007-8 में लादी गैंग बना, जब एक मतलब फौज से सिविल गवर्नमेंट को, मुशर्रफ की गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को ये चीज़ें शिफ्ट हो रही थी, ये उस वक्त बना। और मज़े की चीज़ एक और ये है कि इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री से बता लेना। इनको जो मेजर जो फाइनेंस किया जा रहा है वो डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री कर रही है। अब आप ये चीज़ देखें कि डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री शायद 13 सालों से इनको बते दे रही है। 2014 के बीच में एक ये इस तरह की भी हुआ था कि इन्होंने लादी गैंग ने सरेंडर किया था उस टाइम, क्योंकि इन्होंने डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री के कुछ एम्प्लॉयज किडनैप कर लिए थे तवान के लिए। और उसके बाद जब फौज वहां पे इन्वॉल्व हुई तो इन्होंने वो वापस भी कर दिया, उन्होंने सरेंडर भी कर लिया। सरेंडर करके फिर इनको छोड़ भी दिया गया, क्योंकि आपस में सुलह सफाई कर ली इन्होंने कि जी ताकि वो पर्चे वर्चे ना हो, फर्दर कोई इस तरह के मसले ना पड़े, तो सुलह होगी। जब ये फिर फौज ने जब इनको दोबारा छोड़ दिया तो ये दोबारा से फिर आपस में लड़ाइयों में शुरू हो गई। तो अभी देखें मेन इशू है कि मतलब इतने बड़े डीजी खान जैसे एरिया में टोटल 350-400 के करीब लोकल वहां पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की स्ट्रेंथ है। 2.5 लाख की आबादी है। 2.5 लाख की आबादी के बीच में जो कि 4 कबीलों के जो मेजर जो 4 कबीले हैं और भी छोटे छोटे कबीले हैं वो भी आपस में लड़ते रहते हैं। इनके पास वेपन्स कहाँ से आते हैं? वेपन्स सिंपल, बलूचिस्तान वाला बेल्ट है आपका ओपन है, वेपन आ जाते हैं, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर का इतना मसला नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस कोई नहीं है, तो हर कोई बंदा हर कोई चीज लेके आ सकता है, AK-47 से लेके रॉकेट लॉन्चर तक। इवन ये तो मतलब इस चीज के पे भी हम जा सकते हैं कि हो सकता है कि ये छोटे लेवल के रॉकेट्स और मिसाइल्स भी ले आए एक दूसरे को अटैक करने के लिए। जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इतना डाउन है कि आप इनको क्या करेंगे, मतलब आप इनका घर खत्म कर देंगे। अभी रिसेंटली फौज ऑपरेट कर रही है, वो 2-2 झुग्गियों के वो कच्ची घास से बने हुए घर है जिनको जला जला के वो मीडिया में पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। अभी आप मजे की चीज देखें, लादी गैंग का जो सरगना था वो मारा गया ऑपरेशन के बीच में, ठीक है जी मारा गया। उसको क्यों मारा गया? ताकि वो जो ट्राइबल लॉर्ड्स और पॉलिटिशियन जो उसको अब्यूज कर रहे थे वो उनका नाम ना ले दे। अभी जो नेक्स्ट जो आया है वो जो चकरानी है, मूसा चकरानी टाइप का कोई लड़का सा है, वो अभी उसको हेड करेगा। अब
वो भी मेन मॉडस ऑपरेंडी उसका भी वही होगा कि वो डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री पहले गया है, उसने कहा है कि जी तुम मुझे बता दो तो यहाँ पे ठीक रहोगे वरना मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा। अभी लोग बिजनेसमैन है वो। तो देखें जिस तरह एमक्यूएम को कराची के बीच में मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट बते दे दे के स्ट्रॉन्ग करते थे, इसी तरह इस तरह के जो छोटे छोटे जो ट्राइबल गैंग्स हैं इनको भी बिजनेसमैन ही प्रोवोक करते हैं कि जी आप ये पकड़ें और ये करें। फॉर एग्जांपल वहां पे लेबर यूनियन का मसला पड़ता है डीजी खान में फैक्ट्री के बीच में, देखें अगली मल्टी बिलियंस के हिसाब से प्रॉफिट दे रही है उसके मालिकों को। तो जब भी कुछ तरह का लेबर का कोई मसला पड़ता है वो ये लादी गैंग टाइप के लोगों को ही वो इन्वॉल्व करते हैं कि जी इनको मारो। वो फिर मारते हैं, वो फिर कहते हैं देखा जी ये तो बाहर वाले डाकू नहीं तुम्हें छोड़ेंगे, तो बेहतर ही है कि चुप करके काम। तो बेसिकली लोगों का जहन उस तरफ तो चल रहा है लादी गैंग वाली तरफ, लेकिन अब ये देखें कि उनको बनाने में कौन लोग इन्वॉल्व है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज ये कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो कि काफी अरसे से चीजें चल रही हैं लेकिन वो सिर्फ कागज पे चल रही है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुई। जिलाई इंतजामिया का कोई पुलिस का कोई दफ्तर वहां पे मौजूद नहीं है, कोई सिस्टम वहां पे मौजूद नहीं है, कोई पुलिस वाला वहां पे जाना पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी रेट ही नहीं है, वो उसको काम नहीं करने देंगे। तो लिहाजा एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर एक बल्क लेवल के ऊपर वहां पे इंडक्शन होनी चाहिए। और इसी तरह फिर वहां पे उनकी फ्रस्ट्रेशन देखें, वो इलाके के लोग हैं वहां पे 2.5-3 लाख लोग वहां पे बसते हैं, उनका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ये कि वहां पे ना कोई मतलब कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई वहां पे कुछ डीजी खान सीमेंट के अलावा कोई और बिजनेस है। डीजी खान के बीच में वो कितने लोगों को मजदूरी देंगे, 10,000 को, 20,000 को। अब 2.5 लाख 3 लाख में से आप 20,000 लोग बाहर निकाल लें, बाकी लोग क्या करेंगे वहां पे? वो फिर अल्टीमेटली फिर सड़कों पे आते हैं, वो मेन हाईवेज पे जाते हैं, गाड़ियां छीनना, मोटरसाइकिलें छीनना, लूटना, वो फिर ये काम है इनका। अगर इनको इनके ट्राइबल लॉर्ड्स पैसे नहीं देते तो ये फिर ये काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं जो मतलब वो फिर इन लोगों को यूज करना शुरू कर देते हैं अपने अपने मकसद के लिए, तो इनको उनके अगेंस्ट वो देते हैं पैसे। अब मैं आई एम नॉट नेमिंग एनी पॉलिटिशियन, लेकिन लोग ये काम करते हैं, किसी को मार पड़वा देना, किसी को कत्ल करवा देना, किसी को अगवा करवा लेना, किसी पे प्रेशर डलना, तो फिर अल्टीमेटली इनका हाथ खुलता है। तो इनको लगता है कि अगर ये हम इनके लिए काम कर सकते तो हम अपने लिए भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये यही फार्मूला अपने मुखालिफ जो इनके जो ट्राइब्स हैं, जो कबीले हैं, उनके ऊपर भी ये काम करते हैं। उनका उठा लिया बंदा, उसको मार दिया। और अभी तो खैर मतलब थोड़े से ही जब से ये जो नया लड़का आया है जो चकरानी, ये जो नया लादी गैंग का जो है, तो वो तो चूंकि देखें थोड़ा थोड़ा यंग ब्लड है, थोड़ी फिल्में उसने देखी हुई हैं और थोड़ा सा वो अपने आप को ज़रा वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहा है, तो उसने और काम शुरू कर दिए। वो उसने ये हाथ पैर काटने, ये इस तरह की चीज़ों को, अच्छा हाथ पैर काट के लटका देने, ये काम करने, और मतलब नए नए वेपन्स को मतलब देखना कि जी कौन उसको नया वेपन दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। अब इसी तरह उसने जैसे डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जब उसने जो मीटिंग जो उसने की है उनके मालिकों से, उसने कहा जी अब हमें नए वेपन्स दें। तो अब अल्टीमेटली वो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि डीजी खान फैक्ट्री ही बगैर अपना नाम इस्तेमाल किए थर्ड पार्टी से वो वेपन आउट करा देंगे उनको अपनी ही इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन के लिए। और जब उनको ज़रूरत नहीं होगी तो क्या ख्याल है कि वो जो गैंग मेंबर्स हैं वो कहीं और वो वाले वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो करेंगे। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्ट्रेंथन हो जाती हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जिस तरह एमक्यूएम को क्लीन स्वीप करने के लिए, यानी बनानी भी खुद ही, फिर स्वीप भी फिर खुद ही करना, तो ये उधर लोकल लोग तंग भी वही पड़ते हैं और बनाते भी वही हैं। तो इस चीज़ को मतलब हमें इस चीज़ को देखना है कि इसको हैंडल कैसे करना है। अभी फौज आई है, ऑपरेशन करेगी, मार मुर के, फौज परमानेंट तो नहीं बैठी रहेगी, फौज चली जाएगी। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये उनके अड्डे वहीं पे उसी तरह रहेंगे, कबीले वो वहीं पे रहेंगे। तो एक तो सबसे पहले ये जो भी हम इनका जो सिस्टम है अभी, जो पॉलिसिंग सिस्टम था, उसको डीपोलिटिसाइज करना चाहिए। ये जितने भी पॉलिटिशियंस के जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है रिसालदार की, ये उन्हीं में से बनने चाहिए। अब जैसे जो डिप्टी कमिश्नर होता है, वो डीसी जो होता है, वो सीनियर कमांडेंट होता है इसमें, ये जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का, उसको बेचारे को बीच में काम ही नहीं करने दिया जाता। जो रिसालदार है वो एज ए डीएसपी है, वो मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी मेजर कबीलों के सारे रिसालदार बन गए डायरेक्ट आके, इनमें से तो कोई बंदा था ही नहीं। तो इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन उन लोगों में, तो ये जब तक ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी नहीं करेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
और खाली ऑपरेशन करके तबाह कर दिया, 2 बंदे मार दिए, 6 बंदे पकड़ लिए, 4 मार दिए, 4 ने सरेंडर कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस चीज़ का फ़ायदा होता है तो 2014 के बीच में भी सरेंडर कर गए थे, दोबारा से फिर रीग्रो कर गए। ये उस वक्त तक चीज़ें चलती रहेंगी जब तक 2-3 मेयर्स आप नहीं लेंगे। सबसे पहला मेयर, इसको डीपोलिटिसाइज किया जाए। ये वाला जो आपका जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस वाला जो चैप्टर था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1904 में इम्प्लीमेंट किया था, वो आज तक चल रहा है, 2021 तक चल रहा है। तो उसको ख़त्म किया जाए, मतलब लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की जाए मैक्सिमम लेवल पे। आज जो मतलब वहाँ पे जो 2.5-3 लाख आबादी के ऊपर कम से कम 50,000 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए पुलिस की वहाँ पे। और वो आप एक चीज़ ये याद रखें कि वो माउंटेनियस एरिया, जैसे डीजी खान कोई छोटा एरिया नहीं है, मतलब जो तहसील है इसकी 40 किलोमीटर इन लेंथ है और तकरीबन 6,500 मुरबा किलोमीटर इसकी जो टोटल जो एरिया है वो है, और तकरीबन 2.5-3 लाख के करीब इसकी आबादी है। तो अब ये जो इसका जो एरिया है वो मतलब लैंड नहीं है, वो एक डिफरेंट माउंटेन्स और हिल्स पे वो मतलब उसमें शामिल है उसके। और लैंड के मुकाबले में बहुत मुश्किल होता है हिल्स के अंदर कमांड करना या ऑपरेट करना पुलिस लेवल पे। तो ये चीज़ मतलब ज़रूर ज़हन में रखें। वहाँ पे आपको लैंड से ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ होगी तभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी अच्छी बनेगी वहाँ पे। और दूसरा ये कि थोड़ा सा जो प्राइवेट बिजनेसमैन है, जिस तरह डीजी खान सीमेंट है, इसी तरह की और बिजनेस कम्युनिटी भी है, वो भी वहाँ पे आनी चाहिए। मतलब वो उनको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, थोड़ा एग्रीकल्चर वाला लेवल आना चाहिए। और दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीजी खान की जो काफ़ी सारी कम्युनिटी है ना, वो बाहर बसते हैं। वो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं रहे, तो जो बाहर बसते हैं ना, तो वो मतलब दे स्पीक विद द मनी। तो वो अपने अपने घरों की प्रोटेक्शन के लिए, हमारे घर में डाका ना पड़ जाए, हमारी फैमिली को कोई डिस्टर्ब ना करे, वो इन गैंग मेंबर्स को छोटे छोटे लेवल पे चैरिटीज या डोनेशंस आप कह लें या कोई बता कह लें आप, वो देते हैं उनको कि जी प्रोटेक्शन रहे। तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी, आप इस तरह के जो डकैत गैंग हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकते। वो पावे लादी गैंग हो, वो आपका छोटू गैंग हो, वो आपका वो चकरानी गैंग हो, वो आपका कोई भी हो।